अच्छा जी, तो पिछले सेशन में हम बात कर रहे थे, हमने बातें की रिलेटेड टू मैथडोलॉजी, सही है। मैथडोलॉजी की बात की, मेथड्स की बात की हमने, फिर हमने रिजल्ट्स की बात की और डिफरेंट ग्राफ्स की बात की कि कौन कौन से ग्राफ के टाइप्स हो सकते हैं, रिजल्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन वगैरह की बात की। ठीक है, इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं डिस्कशंस के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर रिपोर्ट के अंदर रिजल्ट्स एंड डिस्कशंस इस तरह से एक साथ नाम दिया जाता है। रिजल्ट्स और डिस्कशंस ज़्यादातर बताया जाता है, एक चैप्टर बनाया जाता है इसका। रिसर्च पेपर के अंदर भी इसका तकरीबन एक ही कैटेगरी बनती है, मगर ये इनके अंदर डिफरेंस है। बेसिकली ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है, इनके अंदर डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो डिस्कशन के अंदर क्या करना क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स क्या है, मतलब हम क्यों लिख रहे होते हैं, डिस्कशन लिखने का फायदा क्या है। फायदा ये है कि हमें शो करना होता है आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन हैज बीन ऑब्टेन्ड। मतलब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हो, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप मल्टीपल हिस्सों में तोड़ते हो, जिसको हम ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। उन ऑब्जेक्टिव्स को हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं रिसर्च क्वेश्चंस। अब आपको डिस्कशन के अंदर ये शो करना पड़ता है, लिख के शो करना पड़ता है कि आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स अगर थे तो वो चारों के चारों अचीव हो चुके हैं। जैसे मैंने कहा कि उन चारों के अगेंस्ट में आपके पास रिजल्ट्स होंगे, फिर उन रिजल्ट्स के बाद उनके बारे में आप बयान लिख के बताओगे, डिस्कस करके भी बताओगे। अच्छा, साथ में आपको इसमें ये भी शो करना होता है, आंसर करना होता है कि आपका जो रिजल्ट है वो प्रीवियस वर्क के साथ कैसे फिट करता है। जो व्हाट इज नोन वाली कैटेगरी थी ना, उस व्हाट इज नोन पे जाके आप बेसिकली कंपेयर कराते हो एक तरीके से कि आपका काम उस व्हाट इज नोन के साथ कैसे फिट बैठता है या कैसे उनसे बेहतर है। अच्छा, उसके बाद आपने टू फुली डिस्क्लोज द रिस्ट्रिक्शंस टू द इंटरप्रिटेशंस। आपकी जो रिजल्ट्स आपने मालूम किए हैं उनकी क्या लिमिटेशंस है, वो लिमिटेशंस आप उसमें बयान करते हो या डिस्क्लोज करते हो कि ये जो रिजल्ट्स मैंने एक्स वाई जी रिजल्ट्स निकाले हैं, उन एक्स वाई जी रिजल्ट्स को निकालने के लिए आपको कम से कम ये कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा। लेट्स से अगर आपने कोई आईसी फैब्रिकेट की है, मतलब कोई आईसी आपने बनाई है, तो उस आईसी बनाने के लिए उसकी वर्किंग कंडीशनल उनके जो रिजल्ट्स हैं वो फॉर सपोज टेम्परेचर डिपेंडेंट है। या आप कहते हो कि यार इस आईसी को अगर आपने यूज करना है तो उसको यूज करें 0 से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर टेम्परेचर इस रेंज में नहीं है तो ये आईसी सही रिजल्ट्स आपको नहीं देगा। तो ये चीज आपने डिस्क्लोज कर देनी है, बता देनी है कि इस आईसी से रिजल्ट लेने हैं तो कोशिश मेक श्योर करो कि टेम्परेचर 0 और 50 डिग्री के दरमियान है। मतलब 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर ना हो, -5 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो, तो लेस देन 0 डिग्री ना हो और ग्रेटर देन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ना हो, वरना ये रिजल्ट्स आपको प्रॉपर नहीं होंगे। ये बात आपको बतानी पड़ेगी, मेंशन करनी पड़ेगी पहले से डिस्कशंस के अंदर, ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा, अब डिस्कशंस में लिखना क्या है, लिखना ये है आपने कि रीफ्रेज करने हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को एंड समराइज करना है अपनी मेन फाइंडिंग्स को। आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको थोड़ा सा रिफ्रेश करके लिखना है कि मैंने ये चीजें बता बोली थी, अब ये चीजें मैंने उसके हिसाब से अचीव कर ली है, तो उन अचीवमेंट्स को समराइज करके ऑब्जेक्टिव्स के साथ रिफ्रेश करके लिखना है। फिर उसको कंपेयर करें, जैसे मैं अभी कह रहा था कि प्रीवियस वर्क के साथ उसको आप कंपेयर करें। फिर उसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको और जो इसकी स्ट्रेंथ है उसको मेंशन करें, ठीक है जी। और फिर आखिर में जाके उसको आप
कंक्लूड कर दें, इम्प्लीकेशंस को डिस्कस करके और फिर उसको आप कंक्लूड कर दें। आखिर में जाके आप इसका कंक्लूजन लिख दें कि बेसिकली ये चीजें आप कर चुके हैं। तो दैट इज हाउ यू बेसिकली राइट डाउन ए रिसर्च पेपर। तो ये चंद बातें हैं रिसर्च पेपर की जो मेन चीजें थी, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रो, मेथड्स, रिजल्ट्स, डिस्कशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, और कंक्लूजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं इसमें लिखने के लिए। तो वो चंद बात, ये चीजें कैसे लिखी जाएंगी वो जनरलाइज तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरह से इन सारी चीजों को आप लिख सकते हो या बोल सकते हो या बता सकते हो। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं कि फॉर सपोज आपने एक्नॉलेजमेंट लिखना है। अब एक एक्नॉलेजमेंट में क्या लिखोगे? मैंने आपको कहा था एक्नॉलेजमेंट बेसिकली प्रोफेशनल थैंक्स होता है। मैंने आपको रिपोर्ट के अंदर बताया था कि प्रोफेशनली जिसने आपको हेल्प किया है तो उसको आप थैंक यू बोलते हो। तो ये प्रोफेशनल थैंक्स है किस्म का, जिसमें आप बताते हो कि मेरे, स्टेट करते हो, बयान करते हो कि ये लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है मेरे इस पेपर के अंदर, और ये सोर्सेज हैं उसको जहाँ से मैंने सपोर्ट हासिल की है। ठीक है, या अगर किसी किसी की चीज आपने निकाली है, किसी के बुक से आपने पिक्चर ली है, या किसी का डेटा आपने यूज किया है, तो उसकी चीज आप यहाँ पे बता सकते हो और मेंशन कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। ठीक है जी, तो इसमें आप वो उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या ड्यूअल कमिटमेंट्स होती है, वो चंद बातें आप इसमें मेंशन कर देते हो तो वो ज्यादा बेहतर लगता है। अच्छा, इसमें आपको ये चीज मेंशन जरूर देखनी पड़ेगी कि जिन जिन को आप एक्नॉलेज कर रहे हो उनको बताना जरूर है। तो कंट्रीब्यूटर्स शुड गिव द रिटन परमिशन, उससे आपको रिटन परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। अगर रिटन परमिशन नहीं है तो फिर वो जो कंट्रीब्यूटर्स हैं कल को आपको चैलेंज कर सकते हैं कि ये आपने विदाउट आवर परमिशन क्यों कोई चीज यूज किया है। तो आप, पता चला कि उनको थैंक यू के चक्कर में लेने के देने पड़ गए आपको। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। फिर आपको रेफरेंसिंग उसको देना पड़ेगा। रेफरेंसेस ऑब्वियसली मैंने आपको बताया है कि हम जब प्लेगरिज्म वगैरह कर रहे होता है उससे बचने के लिए हमें रेफरेंसेस देने होते हैं, और रेफरेंस देने से क्या क्या होता है ये मैं आपको पहले चंद चीजों में दफा बता चुका हूँ जब प्लेगरिज्म वगैरह बताया है मैंने। तो इसमें आपको बेसिकली करना ये होता है कि रेफरेंसेस के स्टाइल होते हैं। अब रेफरेंसेस के स्टाइल क्या होते हैं, उन स्टाइल्स की मैं आज थोड़ी सी बात, जस्ट मैं नाम बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम हम उन्हीं स्टाइल्स के ऊपर बात करेंगे और वो कैसे लिखे जाते हैं और दिए जाते हैं, उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। जिसमें एक है एपीए स्टाइल होता है, एक एमएलए स्टाइल होता है, इसी के अंदर एक शिकागो रेफरेंसिंग स्टाइल होता है। आई डोंट नो क्या स्पेलिंग है इसकी, शिकागो की स्पेलिंग देख लेना। और एक इसके अंदर होता है IEEE रेफरेंसेस या IEEE स्टाइलिंग। तो इसमें ये डिफरेंट फील्ड्स के अंदर यूज की जाती है। कोई मेडिकल साइंसेस के लिए यूज होता है, कोई सोशल साइंसेस के लिए यूज होता है, कोई जनरल साइंसेस के लिए यूज होता है। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ज्यादातर हमारे पास IEEE स्टाइल्स या फिर कुछ हद तक APA यूज होते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से स्टाइल दिया जाता है। मैं एक छोटा सा बल्कि एक आपको बता ही देता हूँ कि रेफरेंस देने का तरीका होता है कि आप पहले नाम लिखें, बंदे का नाम लिखें। अगर किसी बुक का फॉर सपोज आप रेफरेंस दे रहे हो तो नेम,
पर्सन नेम, ऑथर नेम, फिर आप देते हो बुक नेम लेट्स से, फिर आप देते हो वो किस ईयर में पब्लिश हुआ, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, फिर उसका पब्लिशर कौन है, फिर उसका ISSBN नंबर क्या है। तो ये सारी चीजें आप एक पोर्शन में दे देते हो। जब आप ये देते हो तो आप उसका एक रेफरेंस बना देते हो। ये मैं आपको बाकायदे से एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसी के ऊपर हमने बात करनी है। ये जो 4 मैंने स्टाइल्स आपको बताए, इन चारों स्टाइल्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो रेफरेंसेस हमने बाकायदा से पढ़ने हैं। ठीक हो गया? अच्छा, बल्कि अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस आए हुए हैं तो उनको वही आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखे ना, ये सबसे पहले क्या है, कोई बंदे का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, फिर उसका जो भी रिसर्च है, ये फॉर सपोज पर्सन या ऑथर नेम है, फिर उसने जो रिसर्च वगैरह की है उसका टाइटल है, फिर वो जहाँ पब्लिश हुई है दी साइंटिस्ट, वहाँ का उन्होंने जो समझ लें कि उस पब्लिशर का नाम लिखा हुआ है। फिर ये पेज नंबर वगैरह कुछ चीजें होती हैं इसमें कि उस वो अगर पूरा का पूरा जर्नल है 200 पेजेस का, तो उसमें कौन से पेज पे ये वाला आर्टिकल लिखा हुआ है वो है। फिर साथ में वो किस ईयर पे पब्लिश हुआ है, तो उसकी ये चीज लिखी जाती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएंगी इंशाल्लाह, मैं नेक्स्ट टाइम आपको इसी के हवाले से बताऊंगा और इनको हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखें कुछ और चीजें भी इसी तरह से गिवन है कि उसका एडिशन गिवन है। अब ये बुक का लग रहा है मुझे, ये वाला जो रेफरेंस है ये किसी बुक का रेफरेंस है, ठीक है, जिसमें ये ऑथर नेम है, फिर बुक का टाइटल है एसेंशियल्स ऑफ राइटिंग बायोमेडिकल रिसर्च पेपर्स, ठीक है, ये किस जगह पे पब्लिश हुआ है, न्यूयॉर्क में, पब्लिशर मैकग्रा हिल पब्लिशर्स है, उस बुक की एडिशन क्या है, एडिशन नंबर 2 है, ठीक है जी, किस ईयर में पब्लिश हुआ है, 2000 में पब्लिश हुआ। तो ये इसका सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस बेसिकली ये जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया ना, APA फॉर्मेट बताया, MLA फॉर्मेट बताया, शिकागो बताया, IEEE बताया, तो इन फॉर्मेट्स के अंदर ये वाली चीजें डिफरेंट तरीके से लिखी जाती है। फॉर सपोज अगर यहाँ पे ये मैं APA स्टाइल के अंदर इसको थोड़ा सा चेंज करूँ, तो एक ऑब्वियस चेंज APA के अंदर ये होती है कि ये जो ईयर है वो यहाँ आ जाता है, स्टार्ट में आ जाता है, आथर नेम के बाद ईयर इधर आ जाता है। मतलब ये हो जाएगा कि जीगर एम के बाद आ जाएगा यहाँ पे 2000। इसी तरह से जब हम IEEE स्टाइल में जाते हैं तो IEEE स्टाइल के अंदर फिर चेंजेस आती हैं बंदे के नाम के अंदर। आथर नेम कभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम होता है, लेकिन याद रखें आप नेम जो है वो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट तरीके से इसको लिखते हैं। फॉर सपोज अगर मैं अपना पूरा नाम लिखूं तो वो है इस तरह से, अब्दुल लतीफ शाह, ठीक है। अब इसको डिफरेंट, ये जो APA फॉर्मेट, MLA फॉर्मेट और ये सारी चीजें आपको बताई, इनके अंदर जब आप लिखोगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये हो सकता है कि ऐसा लिखा जाए कि इसको हम लिखें लास्ट नेम और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम के इनिशियल्स, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म बनाए जाते हैं। जैसे आपको ये नजर आ रहा है ना, सीगर एम, तो इस तरह से लास्ट नेम पहले आ जाता है और फिर ये आ जाता है, ठीक है। या फिर इसको आप अपने तरीके से भी लिखते हैं, अगर आपका अपना रिसर्च है तो आप अपने तरीके से अपना स्पेसिफिक नेम लिखते हैं कि जब भी कोई लोग सर्च करें तो आपकी वर्क बने। जैसे जिसे गूगल सर्च किया जाता है तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। अगर किसी आप फिल्म स्टार या किसी किसी सेलिब्रिटी का नाम लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका फुल नेम आ जाता है, क्योंकि लोग उसको ज्यादा सर्च कर रहे होते हैं इसीलिए। लिहाजा आप भी अगर आप रिसर्चर बन रहे हैं, अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उस रिसर्च में आपके जो इनिशियल्स हैं इस तरह के, वो एक तरह के आपको बनाने पड़ेंगे। ऐसे बना लें कि वो जब भी सर्चिंग में आए तो वो आपकी सर्चिंग में ज्यादा से ज्यादा आपका नाम ऊपर आए, ताकि आपकी ज्यादा चीजें लोग पढ़ें और उनको यूज करें, ठीक है। इसके सर्च इंजिन की टेक्निक्स भी हैं इसके अंदर बहुत सारी, वो भी इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं, मगर वो अभी इसका इस वक्त डोमेन नहीं है, ठीक है। क्लियर है ये बात? जी सर। जी सर। ओके। अच्छा, अब ये चंद बातें थी जो कि हमने
इस लेक्चर के अंदर की हैं। ये लेक्चर एक ही पीडीएफ है, कोई 76 स्लाइड्स हैं इसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारी चीजें मैंने आपको कराई हैं, जिसमें बता देता हूँ कि मेनली क्या क्या चीजें थी। आपको याद होगा कि हमने लिटरेचर रिव्यू की चीजें की थी, फिर प्रपोजल्स की चीजें की थी, और फिर ये रिसर्च पेपर्स या मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात की थी। तो ये एक ही पीडीएफ है, इसमें ये सारी चीजें ये मैं आपको दे दूंगा, तो फिर इसको आप देख लीजिएगा और यहाँ से अपनी चीज़ों को देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आगे आपकी जो एक्टिविटीज होने वाली हैं उसके हिसाब से। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इनमें जो जो कोई कंफ्यूजन या कोई क्वेश्चंस वगैरह हो तो आप पूछ लें, फिर हम आगे चले जाते हैं। चले चले तो फिर कुछ आज फिर एक नई बात एक स्टार्ट करते हैं, जिसमें लॉन्ग रिपोर्ट्स जो है या फिर रिपोर्ट की मल्टीपल टाइप्स जो है उनकी हमने चंद बातें करी हैं। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आप ज़्यादातर बेसिकली करते भी हैं इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स होती हैं और फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स होती हैं, फिजिबिलिटी स्टडीज होती हैं। रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स बेसिकली इवेल्युएशन बेस्ड होती हैं कि आप किसी चीज़ को इवेल्युएट करते हो, उसके बाद आप रिकमेंड करते हो कि हाँ ये चीज़ हो सकती है या नहीं हो सकती है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स जो हैं वो कोई भी प्रोजेक्ट टेकअप करने से पहले बनाई जाती है, कि आपको कहा जाता है कि भाई इसकी फिजिबिलिटी बनाइए कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, और अगर हो सकता है तो उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, चैलेंजेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है। ये चंद बातें आपको फिजिबिलिटी के अंदर बतानी पड़ती हैं या मेंशन करनी पड़ती है। तो इनके भी कुछ फॉर्मेट है, जैसे जनरल टेक्निकल रिपोर्ट्स मैंने आपको बताया कि उनके फॉर्मेट्स से, तो बिल्कुल इसी तरह से रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स और फिजिकली रिपोर्ट्स, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स का भी एक 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 एक, एक फॉर्मेट है जिनको हम बात करेंगे। इसमें कुछ और बातें भी हैं, मैं वो आपको आज बता देता हूँ। ये सारी चीजें तो आज नहीं हो पाएंगी, किसी और दिन इनको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। आज थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इसकी जो थ्योरेटिकल चीजें हैं वो डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ। जिसमें हम कहते हैं कि लॉन्ग रिपोर्ट्स जिसमें आती हैं फिजिबिलिटी और रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स जो है वो मोस्ट ऑफ्टन फाइनल स्टेप्स होती है किसी भी सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, ऑफ्टन ये बिगिन स्टार्ट होती हैं प्रपोजल से, और फिर उस प्रपोजल के बाद इसमें बहुत सारी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स होती हैं। ठीक है, मैं आपको बाय द वे प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताऊंगा कि कैसे लिखी जाती है। अच्छा, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स इसके अंदर है। फिजिबिलिटी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स इसके अंदर है, इनकी बात की जाएगी। रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स की बात की जाएगी, इवेल्युएशन या असेसमेंट रिपोर्ट्स की बात की जाएगी, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की बात की जाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं जिनको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें मजे की बात यह है कि ज्यादातर इन सब रिपोर्ट जितने भी मैंने यहाँ पे आपको नाम गिनवाए हैं, इन सब के रफली इन सब का एक ही काम है। क्या काम है? To provide a careful study of a situation or a problem and often recommend what should be done to improve the situation. ठीक है ना? तो इस सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन की या उस प्रॉब्लम की एक प्रॉपर स्टडी प्रोवाइड करना, और उसके अगेंस्ट में फिर रिकमेंडेशन देना कि क्या कुछ किया जा सकता है या कैसे किया जा सकता है। ठीक है जी। मगर इस इनके अंदर कुछ सटल डिफरेंसेस हैं। अब सटल डिफरेंसेस, ये इसको सटल नहीं पढ़ते हैं, ये इंग्लिश का टर्म है, इसको सटल पढ़ते हैं। सटल, सटल का मतलब है बिल्कुल स्लाइट, नॉट मच, माइनर डिफरेंसेस। ठीक है ना? तो वो सटल डिफरेंसेस हैं इन सब रिपोर्ट्स के अंदर, जो कि वो अपने नाम के साथ कैरी करती है। जैसे फिजिबिलिटी है तो वो स्टार्ट में आएगा, रिकमेंडेशन है तो वो कहीं और जगह पे मिलेगा, फिर एवेल्युएशन है तो फिर कहाँ मिलेगा, प्रोग्रेस है तो वो ड्यूरिंग कोई प्रोजेक्ट चल रहा होगा तो उसकी प्रोग्रेस आएगी,
बाकी इनके जो 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 कंटेंट्स हैं या जो उनकी हेडिंग्स होंगी वो ज्यादातर हेडिंग सेम सेम आती है, ज्यादातर हेडिंग्स जो है वो चेंज नहीं होती है। अच्छा जी, अच्छा इसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स की अगर थोड़ी सी हम बात करें तो फिजिबिलिटी के अंदर मेनली ये 3 बातें पूछी जाती हैं। इनका डिटेल में मैंने जैसे आपको कहा कि इन सबका एक साथ एक कंटेंट्स होती है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर। इसमें ये चीज बताना बहुत जरूरी है, फिजिबिलिटी के अंदर क्या ये पॉसिबल है, इस चीज का सवाल, इस सवाल का जवाब देना होता है। इज इट पॉसिबल, इज इट फाइनेंशियली वायबल, कि अगर पॉसिबल तो है मगर खर्चा कुछ ज्यादा तो नहीं है, फाइनेंशियली उसको बियर किया जा सकता है या नहीं बियर किया जा सकता है। तो इन 2 सवालों का सवाल, और तीसरे सवाल का जवाब ये है कि विल इट बी एक्सेप्टेड बाय द कम्युनिटी, जब हम उसको लॉन्च करें तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी। ये मेन मेजर सवाल है किसी भी प्रोजेक्ट को टेकअप करने से पहले, जब उनके ऊपर रिपोर्ट बनाई जाए तो उसकी फिजिबिलिटी बनाई जाए। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अगर हम रिकमेंडेशन रिपोर्ट की बात करें तो रिकमेंडेशन रिपोर्ट के अंदर क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। रिकमेंडेशन रिपोर्ट के अंदर ये पूछा जा सकता है कि व्हाट शुड वी डू अबाउट द प्रॉब्लम एक्स, अगर कोई एक मखसूस प्रॉब्लम है उसके बारे में क्या किया जाए, तो उसके बाद उसकी रिकमेंडेशन देना। ठीक है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोवाइड फंक्शन और सर्विस ए, कोई भी फंक्शन या कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है, उसको रिकमेंड करना। ठीक है। शुड वी यूज टेक्नोलॉजी एक्स और टेक्नोलॉजी वाई टू परफॉर्म फंक्शन जी, अगर कोई काम है उसका नाम है फॉर सपोज जी, जेड नाम है उसका, तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी वाई यूज करनी चाहिए या टेक्नोलॉजी एक्स यूज करनी चाहिए, कौन सी बेहतर है, इसकी रिकमेंडेशन दी जाती है। अब वो रिकमेंडेशन किस बेसिस पे होगी, वो रिकमेंडेशन होगी विथ रेस्पेक्ट टू कंपेटेबिलिटी, के फंक्शन जी के साथ टेक्नोलॉजी वाई कंपेटेबल है या टेक्नोलॉजी एक्स कंपेटेबल है, तो कंपेटेबिलिटी बताई जाती है। इसमें जो है इसकी कॉस्ट बताई जाती है कि कौन सा कॉस्ट पड़ता है, कॉस्टली कौन सा पड़ेगा, फिर इस मखसूस काम के लिए इफेक्टिव कौन सा ज्यादा है, तो इसकी पूरी कंपैरिजन दी जाती है। टेक्नोलॉजी एक्स और टेक्नोलॉजी वाई को हम कंपेयर करते हुए बताएंगे कि ये काम आपने किस तरह से परफॉर्म कराना है। फॉर सपोज इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा। एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि आप कोई सिस्टम बना रहे हो, एक एक वायरलेस मॉनिटरिंग सिस्टम बना रहे हो, कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, किसी मशीन को आपने प्रोसेस करना है। लेट से उस मशीन के अंदर एक 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 पार्ट है जिसका आपने लेट से टेम्परेचर मेजर करना है। ठीक है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस मशीन का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपने इसके साथ एक सेंसर लगा दिया, एक आपने टेम्परेचर सेंसर लगा दिया। ठीक है जी। अब इस टेम्परेचर सेंसर ने टेम्परेचर सेंस कर लिया, टेम्परेचर सेंस करने के बाद इसने ट्रांसमिट करना है ये टेम्परेचर, इसने जितना भी सेंस किया वो टेम्परेचर हैज टू बी ट्रांसमिटेड। अब वो ट्रांसमिट टेम्परेचर जो करे उसके लिए बहुत सारे वायरलेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स यूज हो सकते हैं, जिसमें ब्लूटूथ हो सकता है, जिसमें वाईफाई हो सकता है, जिसमें जीएसएम हो सकता है, जिसमें जिगबी हो सकता है। ये मल्टीपल वायरलेस कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स हैं या टेक्निक्स हैं जो कि यूज की जा सकती है। आपने ये सिलेक्ट करना है या ये रिकमेंड करना है आपने कि ये जो टेम्परेचर इस टेम्परेचर सेंसर ने सेंस किया है, ये ब्लूटूथ के थ्रू भेजूं मैं, वाईफाई के थ्रू भेजूं, या जीएसएम, जीएसएम ये अपना हमारा जो मोबाइल कम्युनिकेशन है 2G, 2G कहलाता है, जीएसएम बेसिकली 2G कहलाता है। 2G के बाद फिर आपके पास 3G और 4G है। तो 2G के ऊपर आपके पास सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं और वॉइस कॉल्स होती है। जो ये इंटरनेट सर्विसेज मोबाइल फोन्स पे आने से पहले जो मोबाइल फोन होता था वो जीएसएम बेस्ड है। आजकल तो जीएसएम तो है ही मगर 3G 4G। तो आपने ये डिसाइड करना है कि वो जीएसएम बेस्ड हो या जिगबी। जिगबी भी इसी तरह से एक वायरलेस मॉड्यूल है जो भी यूज कर रहे हैं। अब आपने क्या करना पड़ेगा, रिकमेंड करने के लिए आपने इन चारों को कंपेयर करना पड़ेगा कि आप कहोगे यार जो सॉरी ये पूरा का पूरा मिट गया।
आप कहोगे कि जो ब्लूटूथ है इसका रेंज बहुत कम है, शॉर्ट रेंज है, ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट रेंज है। फिर वाईफाई है, उसका भी रेंज लिमिटेड है। फिर अगर आप जिगबी की बात करें तो जिगबी का रेंज भी बहुत शॉर्ट है। अलबत्ता वाईफाई का रेंज ब्लूटूथ से ज़्यादा है मगर फिर भी कम है। फिर जब आप जीएसएम की बात करते हो तो जीएसएम का रेंज बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि आप अगर अपने घर पे भी हैं, वाईफाई आपको उस ऑफिस के अंदर, उस कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है जी। ब्लूटूथ उसके करीब करीब आप खड़े हुए होंगे, उस मशीन के साथ साथ खड़े हुए होंगे तो वहीं पे आपको ब्लूटूथ बताएगा। जीएसएम आपको कहीं पे भी भेज सकता है, आप अगर घर पे भी हैं तब भी हो सकता है। हाँ अलबत्ता वाईफाई के थ्रू आप अगर इंटरनेट के थ्रू आ रहे हैं तो फिर ये भी आपको ग्लोबली भेज सकता है। तो ये इस तरह के कंपैरिजन हो सकते हैं। इनकी इंटीग्रेशन और इनकी आसानी और इनकी जो मुश्किलात है, उन सारी चीज़ों को आप कंसीडर कर सकते हो और इनकी अंडरस्टैंडिंग आप लोग डेवलप कर सकते हो। तो रिकमेंडेशन रिपोर्ट्स के अंदर ये चंद बातें हैं जिनको बेसिकली रिकमेंड किया जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें फर्दर कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे मैंने आपको कहा कि व्हाट शुड वी डू टू परफॉर्म, व्हाट शुड वी डू टू सॉल्व प्रॉब्लम, और फिर उसको फंक्शन या सर्विस का बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है। दूसरा इसके अंदर ये हो सकता है कि हम कहें कि टेक्नोलॉजी वाइज, तो ये चंद बातें आप रिकमेंडेशन रिपोर्ट के अंदर लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से फिर इवेल्यूशन रिपोर्ट है, इसकी मैं बात करूंगा फिर आपके साथ के इवेल्यूशन रिपोर्ट के अंदर, बल्कि आज ही कर लेते हैं, इसकी भी थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं, आज टाइम है हमारे पास। अच्छा, इवेल्यूशन रिपोर्ट बेसिकली आपको प्रोवाइड करता है जजमेंट और असेसमेंट रादर देन यस नो मे बी आंसर। मतलब ये है कि आपको अगर इवेल्युएट करना है तो वो आपको जजमेंट देगा, जनरल असेसमेंट देगा, ओवरऑल जजमेंट या ओवरऑल असेसमेंट देगा। ये आपको हाँ ना या मे बी का जवाब नहीं देता है। ये इसके अंदर स्टडीड ओपिनियन होता है ऑन द वैल्यू और द वर्थ ऑफ समथिंग, कि फॉर सपोज डिड इट वर्क, वाज इट वर्थ वाइल, क्या उसने काम किया या वो काम करने के काबिल था। ये क्वेश्चंस हैं जो कि किसी भी इवेल्युएशन रिपोर्ट के अंदर उनके जवाब होते हैं। अच्छा, इन रिपोर्ट्स के अंदर कंपैरिजन की जाती है किसी भी चीज को टू अ सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स या क्राइटेरियाज टू डिटरमाइन हाउ विल इट मीट द रिक्वायरमेंट्स। उनकी बेसिकली कंपैरिजन कराई जाती है, एंड ऑफ कोर्स दिस में रिजल्ट इन रिकमेंडेशन टू कंटिन्यू द प्रोजेक्ट, स्क्रैप इट, चेंज इट और अदर पॉसिबिलिटीज। मतलब क्या है? मतलब ये है कि इवेल्युएशन करने के बाद आप रिकमेंड करते हो। तो जो इवेल्युएशन रिपोर्ट अगर आपके पास आ गई है तो उसके बाद आप उसके बेसिस पे रिकमेंड कर सकते हो। आप इसके अंदर रिकमेंडेशन बना सकते हो कि ये वाला प्रोजेक्ट जिसकी इवेल्युएशन हमने की है कि उसने काम किया या नहीं किया, और वो काम करने के काबिल था या नहीं था। ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम काम करते हैं ये। ठीक है जी। तो इसमें आपको ये चीज जो है ना वो देखनी पड़ेगी, और इसी की बुनियाद पे ये सारी चीजें की जाती हैं कि अगर इवेल्यूशन आ गई है तो उस इवेल्यूशन के बुनियाद पे आप बताते हो रिकमेंडेशन कि क्या वो कंटिन्यू किया जाए प्रोजेक्ट को, इसको बिल्कुल ही रिप अप करके बंद बंद कर देना चाहिए, या उसको उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए, या कोई और पॉसिबिलिटीज अगर है तो वो बताई जाए।
ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जिनकी हम बेसिकली बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ रिकमेंडेशन रिपोर्ट एंड इवेल्युएशन रिपोर्ट। अच्छा, इसमें एक चीज अब अगर आप ध्यान करें तो इनके अंदर जो डिफरेंसेस हैं वो कितने कितने फाइन डिफरेंसेस हैं, बहुत ही कम डिफरेंस है कि ये काफी एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती है। अच्छा, प्रैक्टिकली ये ज्यादातर ये कंबाइन की जाती है। these types of reports are, you might see the elements of recommendation report combined with the feasibility report। इस तरह से इनकी कॉम्बिनेशन बन सकती है। फिजिबिलिटी इवेल्युएशन और रिकमेंडेशन रिपोर्ट ज्यादातर एक साथ लिखी जा सकती है कि आप फिजिबिलिटी करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ इवेल्युएशन फिर आप रिकमेंड करते हो। होपफुली ये चंद बातें आपको समझ में आ गई। मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें आप, मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें, फिर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह ये वाली सारी बातें आपको वापस बताऊंगा। मुझे थोड़ा सा फीडबैक दे दें फिजिबिलिटी रिकमेंडेशन और इवेल्युएशन रिपोर्ट के ऊपर, थोड़ा मुझे बता दें आपको क्या समझ आएगा। बिलाल, आपसे शुरू करेंगे। जी सर, समझ में आ गई तकरीबन सारी चीजें। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो मेरे लिए कि फिजिबिलिटी क्या होती है, क्यों लिखते हैं, कब लिखते हैं, रिकमेंडेशन क्या करता है, इवेल्युएशन क्या करता है, एक एक लाइन के अंदर। जी बिलाल साहब। सर फिजिबिलिटी जो होती है वो हम उसके ऑन ग्राउंड उसकी रियलिटीज को चेक कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट की, कि क्या वो प्रोजेक्ट हमारा कारगर रहेगा कि नहीं रहेगा। किस उसमें हमारी स्टेज पे वो प्रोजेक्ट बन रहा होता है, या बन चुका होता है, या बनने से पहले? बनने से पहले सर। बनने से पहले, ये इंपॉर्टेंट है। फिजिबिलिटी हमेशा बिल्कुल जब प्लानिंग की जाती है ना तो उस वक्त फिजिबिलिटी बनाई जाती है। फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि यार मुझे एक लैब बनानी है यूनिवर्सिटी के अंदर, इलेक्ट्रिकल के हाई वोल्टेज की लैब बनानी है, तो सबसे पहले भाई इसकी फिजिबिलिटी बनाओ कि क्या हो सकता है। ठीक है, इस तरह से होता है जी। रिकमेंडेशन, इवेल्यूशन बता दो, इवेल्यूशन बता दो पहले, या समीर बता दे, समीर बता दे, या कोई और बता दे। सारी आप ही ना बताए, मुझे पता है आप तो बता ही दोगे। पहले किसी और को चांस देते हैं, फिर बिलाल आप बता रहे। समीर जी, समीर साहब सुन रहे हैं आप मुझे? चले, अब तो घूम ही हो गए, जब क्वेश्चन की बारी आई ना फिर घूम। जी बिलाल, आपको वापस बताना पड़ेगा, आपके दोस्त सारे सोए हुए हैं, रोजा लग रहे हैं उनको। सर रोजा तो मुझे भी लग रहा है तो बस आपसे ज्यादा तो मुझे लगना चाहिए। पिछले 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ यार, आप तो सुन रहे हो। आपको क्या मसला है, बोल तो मैं रहा हूँ। नहीं सर, सही, आप सही कह रहे हैं। जी, अच्छा, वो इवेल्यूएशन में क्या करते हैं बताओ? एवेल्यूशन में सर हम उसकी उस प्रोजेक्ट की हम कीमत बताते हैं। प्रोजेक्ट के होने के बाद हम उसको नहीं नहीं एवेल्युएट कर। नहीं 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 नहीं, ये पैसों वाली इवेल्यूएशन नहीं है। इसमें दो चीजें हैं, मैं आपको बताऊं ना यहाँ पे। डिड इट वर्क, क्या वो काम कर रहा है, कर पाएगा, काम करने के काबिल है या नहीं, इसके बुनियाद पे इवेल्यूएशन होती है। ये सर बेसिकली असल में जजमेंट है, इसके अंदर बेसिकली जजमेंट है या असेसमेंट है कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ठीक जा रहा है या नहीं जा रहा है। समझ रहे हो? जी, तो इसके अंदर एक किस्म की जजमेंट है। इवेल्युएट आप विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट भी कर सकते हो, मगर सिर्फ विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट की इवेल्यूएशन नहीं है। इवेल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस है ये। अच्छा जी, अब वो परफॉर्मेंस के अंदर ऑब्वियसली जब हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट भी आती है, उसके अंदर इफेक्टिविटी भी आती है कि भाई अगर परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो अच्छे कंपोनेंट्स लगाओ, अच्छे कंपोनेंट्स लगाओगे तो कॉस्ट आएगी। तो कॉस्ट उसका एक जुज जरूर है, हिस्सा जरूर है उसका। सर, ये मगर हम प्रोजेक्ट के बात करते हैं ना, ये भी जी, ये जो एवोल्यूशन होती है, तो प्रोजेक्ट होने कंप्लीट होने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को फिर एवेल्युएट किया जाता है। ड्यूरिंग भी किया जा सकता है, ड्यूरिंग भी किया जा सकता है। अगर एक मेगा प्रोजेक्ट है उसको ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट भी किया जा सकता है, डिफरेंट पोर्शंस और डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ना, डिफरेंट
तरीके से वो बनाया जाता है। तो जो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स बन रहे हैं, उन डिफरेंट कंपोनेंट्स का इंडिविजुअल इवेल्युएशन भी हो सकता है। फिर उसके बुनियाद पे हम बोलते हैं कि यार इसको कंटिन्यू करो, सही बन रहा है, वरना फिर इसको रैप अप करो और खत्म करो इसको। ठीक है, फिर रिकमेंडेशन देखो क्या होती है। रिकमेंडेशन फिर मैंने आपको कहा कि आप बताते हो कि क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, इस खत्म कर देना चाहिए, या कुछ चेंजेस करनी चाहिए, या कोई और पॉसिबिलिटीज है वो लानी चाहिए इसके अंदर। और ये बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट भी हो सकता है, ये भी याद रखना, ये बाय द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। चले जी, फिर यहाँ तक कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछते हैं, वरना बस मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। इसका स्क्रीनशॉट भी मुझे बिलाल आप भेज दो। सर मैं इसमें ग्रुप में एडमिन नहीं हूँ ना, तो मैं आपको नहीं, भेज मुझे देता हूँ मुझे भेज दो, मुझे भेज दो, मैंने अपने रिकॉर्ड के लिए रखना है ना, उसको अपलोड करना है, मुझे भेज दो। ओके सर, ओके भेज दो। चले फिर मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, बाकी लोग तो सोए पड़े हुए हैं वैसे भी, तो रिकॉर्डिंग सुन लेना। सर ये रिकमेंडेशन जो आपने एवेल्यूएशन रिपोर्ट में कहा कि हम फिर इसकी रिकमेंडेशन देते हैं, तो ये रिकमेंडेशन मतलब आफ्टर मतलब जैसे अगर कोई हमने आफ्टर प्लांट इवेल्युएशन लगाया है, आफ्टर इवेल्युएशन रिकमेंडेशन होती है कि एक मखसूस, अगर कोई मखसूस मसला है तो उसका क्या करें, उसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या है, उसके लिए टेक्नोलॉजीज कौन सी यूज करें। तो ये इस तरह के रिकमेंडेशन होते हैं। ये मैंने ये 3 सवाल आपके सामने लिखे हुए हैं, ये वाले। ओके सर, सही है, चलें जी, इसको एंड कर रहा हूँ। अच्छा सर ये बता दें, वो जो रिपोर्ट आपने वो कहा था तो उसको क्लासरूम पे सबमिट करवाना है?